एक राजा था जिसका नाम था चंद्र। उसके बेटों को बंदरों से खेलना बड़ा अच्छा लगता था। लिहाजा राजा चंद्र ने वन से बंदरों की टोली को महल में आमंत्रित किया। उन्हें अच्छा खाने पीने को दिया गया, खूब सत्कार हुआ। फिर तो बंदर खुशी खुशी महल में रहने लग गए। उन बंदरों का मुखिया था उशंस। वो इतना विद्वान था कि लोग उसकी तुलना देवताओं के गुरु बृहस्पति और असुरों के गुरु शुक्राचार्य से करते थे। उसकी समझदारी की बातें सुनकर खुद राजा भी हैरान होता था। उसने उशंस को राजकुमारों को सीख देने के लिए भी कहा। अब उशंस मनोयोग से राजकुमारों को भी नीति ज्ञान की शिक्षा देने लगा। लोग देखकर चकित होते थे कि एक बंदर भी कितना नीतिवान और ज्ञानी हो सकता है। खुद बंदर अपने मुखिया का कहना मानते थे और इसीलिए उनका व्यवहार बड़ा मर्यादित था। इससे राजा चंद्र भी खुश रहता था। कुछ समय बाद राजा ने राजकुमारों की सवारी और मनोरंजन के लिए भेड़ मंगवाए। राजकुमार उन भेड़ों पर सवारी कर महल के अंदर ही दौड़ लगाते रहते थे। पर उन भेड़ों में एक थोड़ा लालची था। वो बार बार रसोई में घुस जाता था। इस पर रसोइये अक्सर हाथ में जलती हुई लकड़ी लेकर उसे भगाते थे। बंदरों के मुखिया उशंस ने भी ये देखा। देखकर वो चिंता में पड़ गया। उसने सभी बंदरों को बुलाकर कहा, भाई, मुझे तो बहुत बड़ा संकट दिखाई पड़ रहा है। बंदरों ने हैरान होकर पूछा, कैसा संकट? इस पर मुखिया ने बताया, देखो, यहां महल में राजकुमार भेड़ों पर सवारी करते हैं और भेड़ बार बार भागकर रसोई की ओर चले जाते हैं। इस पर रसोइये हाथ में जो भी चीज आए उसे लेकर भेड़ों को भगाते हैं। कई बार तो वे हाथ में जलती हुई लकड़ी लेकर भेड़ों को मारते और भगाते हैं। मुझे लग रहा है एक दिन इससे भेड़ों के शरीर में आग लग जाएगी। फिर वे परेशान होकर घुड़साल की ओर भागेंगे, क्योंकि इसका निवास भी घुड़साल की ओर ही है। जलते हुए भेड़ों के वहां आने से अश्वशाला में आग लग जाएगी और तमाम घोड़े जलने लगेंगे। अब जलते हुए घोड़ों के इलाज का बस एक ही तरीका है, बंदर की चर्बी। लिहाजा राजा घोड़ों के इलाज के लिए सब बंदरों को मारने का आदेश देगा और हम सब मारे जाएंगे। बंदरों के मुखिया उशंस की बात सुनकर सारे नौजवान बंदर हंसने लगे। बोले, अरे, आपने तो बहुत दूर की बात सोच ली, लेकिन इतनी दूर की बात सोचने लगे तो हम जी नहीं सकते। वैसे भी खुद राजा ने हमें यहां महल में रहने के लिए आमंत्रित किया है। हम उसके आश्रित हैं, तो हमें शरण देने के बाद वो अब हमारे प्राण कैसे लेगा? आप क्या चाहते हैं कि महलों के ये बढ़िया पकवान और सुस्वाद भोजन छोड़कर अब हम जंगलों में भटके? नहीं नहीं, अब ये हमारे बस की बात नहीं है। इस पर मुखिया उशंस बोला, ठीक है, समय आने पर तुम खुद महसूस करोगे। और जहां तक ये बात है कि राजा और राजकुमार तुमसे प्रेम करते हैं, तो तुम लोग भूल रहे हो कि प्रेम वही टिकता है जहां उसके पीछे कोई न कोई उपयोगिता होती है। बेशक राजा को बंदर प्रिय है, लेकिन घोड़े उसके राजकाज के लिए कहीं ज्यादा जरूरी है। इसलिए घोड़ों को बचाने की बात आएगी तो वो उसके लिए बंदरों को मरवाने में जरा भी नहीं हिचकेगा। उशंस की बात सुनकर सभी बंदर उसका मजाक उड़ाने लगे। बोले, लगता है अब बुढ़ापे में आकर आपका दिमाग चल गया है, इसलिए आप अपना ज्ञान बस अपने तक ही रखिए। यहां तक कि उशंस की पत्नी ने भी उसका साथ देने से इनकार कर दिया। तब उशंस अकेला वहां से चल पड़ा और एक वन में जाकर रहने लगा। पर उशंस के जाने के अगले दिन ही ठीक वही हुआ जो उसने कहा था। एक लालची भेड़ हमेशा की तरह रसोई में घुसा तो गुस्से में आकर रसोइये ने उस पर चूल्हे से निकालकर जलती हुई लकड़ी दे मारी। इससे भेड़ के बालों में आग लग गई और जब वे जान बचाने के लिए अपने निवास की ओर भागे तो घुड़शाला में आग लग गई। बहुत से घोड़े आग की लपटों में जलकर मर गए। बहुत से बुरी तरह जले और घायल हो गए। राजा ने राजवैद्य को उन घोड़ों के इलाज के लिए बुलाया तो राजवैद्य ने तुरंत कहा, बस महाराज, बंदरों की चर्बी ही इसका इलाज है। उससे इन घोड़ों की सारी जलन शांत हो जाएगी। राजा ने न चाहते हुए भी उसी समय महल में जितने भी बंदर थे उन्हें मारने का आदेश दे दिया।
ताकि घोड़ों का इलाज हो सके। और सचमुच महल में अब कोई बंदर नहीं बचा था। जंगल में रह रहे बंदरों के मुखिया उशंस को जब अपने कुल के सर्वनाश की खबर मिली तो वो दुखी हो उठा। हालांकि कुछ समय पहले उसके कुल के लोगों ने ही उसे बुरी तरह अपमानित किया था, लेकिन फिर भी उसके मन में उनके लिए गहरा प्रेम और स्नेह तो था ही। दोस्तों, आगे क्या होगा? क्या उशंस अपने कुल के बंदरों की मौत का बदला लेगा या राजा को माफ कर देगा? देखते हैं अगले भाग में।